तो एक बार फिर स्वागत है आपका 5 फिंगर क्लासेस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में, जिसका आज 58 भाग आपके सामने आ रहा है। आज का हमारा टॉपिक है कोहलर का अधिगम सिद्धांत। इससे पहले अधिगम के 3 सिद्धांत आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें पहला था थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत, दूसरा था स्किनर का सिद्धांत, तीसरा था पेवलोव का सिद्धांत और ये चौथा सिद्धांत आपके सामने है, जिसको इंग्लिश में इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि कोहलर किस देश के निवासी थे, उनका जन्म कब हुआ था। तो इसका उत्तर है कि वुल्फगैंग कोहलर जर्मनी के निवासी थे, जिनका जन्म 1887 में और मृत्यु 1967 में हुई थी। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि कोहलर किस संप्रदाय या वाद से संबंधित थे। तो इसका उत्तर है कि कोहलर गैस्टाल्टवाद नामक संप्रदाय या वाद से संबंधित थे। इस गैस्टाल्टवाद को इंग्लिश में गैस्टाल्ट साइकोलॉजी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गैस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है तथा इसका क्या अर्थ है। तो गैस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है तथा इसका अर्थ पूर्णता, संपूर्णता, संरचना, पूर्णाकार, जिसको इंग्लिश में होलनेस कहा जाता है, से होता है। अगला प्रश्न है गैस्टाल्टवाद के प्रतिपादकों में किस किस के नाम प्रमुख हैं। तो गैस्टाल्टवाद के प्रतिपादकों में मैक्स वर्दाइमर, वुल्फगैंग कोहलर और कर्ट कोफका के नाम प्रमुख हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि कोहलर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत का क्या नाम है। तो कोहलर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत का नाम अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत है, जिसको इंग्लिश में इनसाइट थ्योरी कहा जाता है। छठा प्रश्न आपके सामने है कि अंतर्दृष्टि या सूझ से क्या तात्पर्य है। तो ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि अंतर्दृष्टि या सूझ से तात्पर्य है किसी परिस्थिति में विभिन्न पक्षों के मध्य संबंधों को देखने अथवा परिस्थिति के केंद्रीय भाव को समझ लेने से है। इस संबंध में फर्नाल्ड एंड फर्नोल्ड ने 1979 में अपनी पुस्तक बेसिक साइकोलॉजी में लिखा कि सूझ से कोहलर का तात्पर्य इस बात से था कि समस्या का समाधान उद्दीपक अनुक्रिया के संबंधों के धीरे धीरे बनने से नहीं होता, बल्कि उद्दीपकों के मध्य के संबंधों को अचानक समझ लेने से होता है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि यह सिद्धांत, जिसको इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है, जिसको कोहलर के द्वारा दिया गया, यह सिद्धांत संज्ञानवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। इससे पूर्व जो 3 सिद्धांत जिसके बारे में मैंने कुछ देर पहले बताया, वो सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर आपको इसका ध्यान रखना है कि जो 3 सिद्धांत हैं, थॉर्नडाइक का, स्किनर का और पेवलोव का, ये तीनों सिद्धांत जो हैं SR बॉन्ड पर अधिक बल देते हैं, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के बनने पर अधिक बल देते हैं, जिसमें मुख्यतः जो बिंदु है वह यह है कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो एक यांत्रिक प्रक्रिया है जो कि धीरे धीरे होती है। जबकि गैस्टाल्टवादी कोहलर इस बात को बताते हैं कि समस्या का जो समाधान है वो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो सहचार्य स्थापित होता है या बंध स्थापित होता है, उसके धीरे धीरे स्थापित नहीं होने से अधिगम का संबंध नहीं होता, बल्कि उद्दीपकों के मध्य संबंधों को अचानक समझ लेने से होता है। यानी कि अचानक समझ लेने का मतलब कि उन्होंने कहा कि अधिगम की जो प्रक्रिया है वो एक बौद्धिक प्रक्रिया है, ना कि कोई यांत्रिक प्रक्रिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि से क्या आशय है। तो कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि से आशय है कि समस्या के समाधान हेतु उसका गहन निरीक्षण करना। 8वां प्रश्न आपके सामने है कि गैस्टाल्टवादियों के अनुसार प्राणी अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करता है। तो गैस्टाल्टवादियों के अनुसार समस्या का समाधान समस्या के पूर्ण अवलोकन से होता है। जब तक समस्या का पूर्ण अवलोकन नहीं किया जाता, समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। बोरिंग नामक मनोवैज्ञानिक ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा
कि संपूर्ण अपने अंशों के योगफल से अधिक होता है। जैसा कि गेस्टाल्टवादी मानते हैं और गेस्टाल्टवादियों ने इस बात पर बहुत अधिक बल दिया है कि संपूर्ण जो है वो अपने अंशों के योगफल से अधिक होता है। नवा प्रश्न आपके सामने है कि मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि का क्या अर्थ है। तो मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि का अर्थ है अच्छा निरीक्षण, स्थिति को पूर्ण इकाई के रूप में समझना या स्थिति के उन भागों को समझना जो लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने है कि कोहलन ने अपना अधिगम सिद्धांत को प्रयोग किस द्वीप पर किया, यानी कि अधिगम सिद्धांत का जो प्रयोग किया उन्होंने तो वो किस द्वीप पर किया, ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो कोहलन ने अपना अधिगम सिद्धांत का प्रयोग सन 1913 से 1918 के मध्य कैनरी द्वीप पर किया। 11वां प्रश्न आपके सामने है कि कोहलन ने अपना अधिगम सिद्धांत का प्रयोग किस प्राणी पर किया या किस पर किया। तो कोहलन ने अपना अधिगम सिद्धांत का प्रयोग वनमानुष या चिंपैंजी पर किया जिसका नाम सुल्तान था। 12वां प्रश्न आपके सामने है कि कोहलन ने अपने अधिगम सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कितने प्रयोग किए। तो कोहलन ने अपने अधिगम सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए वनमानुष या चिंपैंजी पर 2 प्रयोग किए। 13वां प्रश्न आपके सामने है कि सफलता मिलने पर चिंपैंजी ने कैसा अनुभव किया। तो सफलता मिलने पर चिंपैंजी ने आहा अनुभव किया। ये भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कि सफलता मिलने पर एक व्यक्ति या बालक कैसा अनुभव करता है, तो वो होता है आहा अनुभव। 14वां प्रश्न आपके सामने है कि अंतर्दृष्टि या सूझ को सिद्ध करने के लिए कोहलर किस निष्कर्ष पर पहुंचे। तो अंतर्दृष्टि या सूझ को सिद्ध करने के लिए कोहलर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सीखने की प्रक्रिया यांत्रिक रूप से अभ्यास के माध्यम से नहीं होती, बल्कि विवेक, बुद्धि एवं सूझ का प्रयोग करने से होती है। 15वां प्रश्न है कि कोहलर के अनुसार सीखना क्या है। तो कोहलर के अनुसार सीखना एक बौद्धिक प्रक्रिया है। सूझ द्वारा सीखना परिस्थिति के पूर्ण प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करता है, अर्थात सीखने का मुख्य आधार प्रत्यक्षीकरण है। उनके अनुसार अंश की अपेक्षा पूर्ण अधिक मूल्य रखता है। पूर्णतः अथवा समग्रता से ही वस्तु या घटना का विश्लेषण किया जा सकता है। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक कोई वस्तु पूर्ण रूप से बालक या व्यक्ति के सामने ना हो, जब तक सीखना या समस्या का समाधान करना संभव नहीं होता। अर्थात बच्चे को सिखाते समय या कोई प्रोजेक्ट देते समय, कोई असाइनमेंट देते समय, जब तक समस्या के प्रत्येक बिंदु बालक के सामने नहीं होंगे, बालक समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा और वह लगातार उलझन में रहेगा। इसीलिए किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट देते हुए उसके प्रत्येक पहलू या पक्ष के बारे में विद्यार्थियों को अवगत करा दिया जाना चाहिए, जिससे उसको क्रिया करने में या प्रोजेक्ट वर्क को पूरा करने में आसानी हो। 16वां प्रश्न आपके सामने है कि सूझ द्वारा सीखने हेतु आवश्यक कारक कौन कौन से हैं। तो सूझ द्वारा सीखने हेतु आवश्यक कारक परिपक्वता, बुद्धि स्तर एवं आयु हैं। 17वां प्रश्न आपके सामने है कि कोहलर का अधिगम सिद्धांत अधिगमकर्ता के लिए कैसे और क्यों आवश्यक है। तो यह सिद्धांत अधिगमकर्ता की एकाग्रता, तार्किक क्षमता, सृजनात्मकता एवं चिंतन मनन क्षमता को बढ़ाने पर बल देता है। यह सिद्धांत बताता है कि सफल अधिगम के लिए अधिगमकर्ता का चिंतनशील होना आवश्यक है। 18वां प्रश्न आपके सामने है कि कोहलर के अधिगम सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो कोहलर के अधिगम सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है प्रेरणा, यानी को प्राणी को क्रिया कराने के लिए उसको प्रेरित करना। दूसरा परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जिस परिस्थिति यानी जिसको हम लर्निंग सिचुएशन कहते हैं, उस परिस्थिति का पूर्ण परसेप्शन बालक को करा दिया जाना चाहिए। तीसरा अन्वेषणात्मक व्यवहार, यानी कि प्राणी का क्रिया करते समय जो व्यवहार हो वह अन्वेषणात्मक होना चाहिए। इसके अलावा निष्क्रियता की अवस्था, यानी कि जब बालक किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाता तो वह कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाता है, किंतु कोहलर इस बात को बताते हैं कि निष्क्रियता की स्थिति में भी प्राणी या बालक
समस्या का समाधान करने के लिए उसके मस्तिष्क में लगातार प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे अचानक सफलता एवं सूझ द्वारा सीखने की जांच संभव हो पाती है। यानी कि निष्क्रियता की स्थिति में भी बालक के मस्तिष्क में लगातार समस्या का समाधान के लिए क्रिया चलती रहती है और फिर अचानक सफलता मिल जाती है, जिसको आहा अनुभव कहा जाता है। और इस सफलता को मिलने के बाद जब बालक एक अनुभव को ग्रहण कर लेता है, तो बदलती हुई परिस्थिति में जब भविष्य में इस प्रकार की कोई समस्या आती है, तो बालक सूझ द्वारा सीखने के इस अनुभव को अगली परिस्थिति में लागू करता है, जिसको यहाँ पे लर्निंग ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। तो ये 18 प्रश्न आपके कोहलर के अधिगम सिद्धांत से संबंधित थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया गया है, जिससे आप कोहलर के संपूर्ण सिद्धांत के बारे में समझ सकें। इसके अलावा इसकी प्रयोग विधि के बारे में आपको लेक्चर मेथड के द्वारा बताया जाएगा। कुछ समय बाद सभी अधिगम सिद्धांतों की प्रयोग विधियां और उनके मुख्य विशेषताएं आपके सामने लेक्चर मेथड के माध्यम से प्रस्तुत की जाएंगी। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर फखरुद्दीन 5 फिंगर क्लासेस की ओर से आपसे आज इस वीडियो के लिए विदा लेता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे और अपने सहपाठियों से सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे। जय हिंद, जय भारत।